Assalamualaikum everyone. Welcome to World Affairs. I'm Sumar Shehzad and we are here on our channel with chapter 3 of the Cooperative Society Act 1925. I'm sorry, due to the electricity problem I was unable to record the lectures. This is the fourth video of Cooperative Society Act. Chapter 3 के बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि इसका जो नेम है वो राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर है। इसमें सेक्शन 17 टू 19 मौजूद है और मेनली जो ये टारगेट कर रहा है वो ये है कि वोटिंग राइट्स क्या होंगे मेंबर्स के, मेंबरशिप कब मिलेगी और स्पेशल प्रोविजंस क्या होंगे मेंबर के और किन हालात में मेंबर्स को एक्सक्लूड किया जा सकता है। तो देखने में तो छोटा लग रहा है लेकिन छोटा है नहीं, क्योंकि कुछ सब सेक्शन आ देते हैं 17 और 18 में। तो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 17 है जो ये कहता है कि मेंबरशिप के राइट्स कब मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ सिंपल ये बात की जा रही है कि मेंबरशिप के राइट्स किसी मेंबर को तब मिलेंगे जब वो रजिस्ट्रेशन फी दे देगा। ठीक है, मेंबरशिप की जो भी पेमेंट है वो दे देगा, या फिर सोसाइटी के अंदर उसका इतना इंटरेस्ट एक्वायर हो जाए, उसके पास कुछ ऐसे शेयर्स हो जो कि बाय लॉ के मुताबिक उसको मेंबरशिप दिलवाने के लिए इनफ हो। ठीक है, नेक्स्ट 17A आ जाता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर द मेंबर्स ऑफ द रिसोर्स सोसाइटीज। अब रिसोर्स सोसाइटीज के हवाले से हमने डेफिनेशन पढ़ी थी चैप्टर 1 में। तो उसके हवाले से बात करते हैं कि अगर कोई रिसोर्स सोसाइटी है तो उसकी मेंबरशिप को क्या स्पेशल प्रोविजंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई गई। तो अगर कोई भी पर्सन एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का पार्ट बनता है तो उसने सबसे पहले काम करना है कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना उसको स्पेसिफाई करना है कि ये जो है जो सोसाइटी है उसके ड्यूज यहाँ से पूरे किए जाएंगे इस इमूवेबल प्रॉपर्टी से, यानी कि कोई जायदाद कोई जमीन होगी और उससे जो भी पैसा आएगा तो उससे सोसाइटी के जो ड्यूज हैं वो पूरे किए जाएंगे। अगर कोई पर्सन है जो कि एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का पार्ट बनता है और वो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिक्लेयर नहीं करता, डिक्लेरेशन नहीं देता उसकी, तो तब तक उसको राइट्स नहीं मिलेगी, मेंबरशिप के राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अगर कोई मेंबर है एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का, वो किसी भी टाइम पे डिक्लेयर कर सकता है मेंबरशिप। अगर उसने ले ली, उसे पेमेंट वगैरह कर दी और अगर उसने डिक्लेयर नहीं किया, कुछ अर्से बाद वो डिक्लेयर करता है, तो जैसे वो डिक्लेयर करेगा तो तब से वो जो है ना मेंबरशिप एक्सरसाइज करना शुरू कर देगा। ठीक है, मेंबरशिप या वोटिंग राइट शुरू कर देंगे। अगर किसी मेंबर ने क्लॉज 1 या 2 के तहत अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो उसमें वो तब्दीली ला सकता है वक्त के साथ साथ, या हो सकता है कि एक टाइम के बाद वो चाह रहा है कि मैं ये लैंड चेंज करके दूसरी लैंड को डिक्लेयर कर दूँ, तो वो ये कर सकता है, लेकिन उसको सोसाइटी की कंसेंट की जरूरत होगी। ठीक है, देन अगर कोई मेंबर है और उसने एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का पार्ट बन गया है, उसने कोई सोसाइटी जो है वो डिक्लेयर की है सोसाइटी के ड्यूज को पे करने के लिए, और वो एक टाइम के बाद उस सोसाइटी मतलब उस लैंड का कोई पार्ट या पूरी की पूरी लैंड को लिनेट करना चाहता है, किसी और को देना चाहता है, अपने आप से लिनेट करना चाहता है, तो वैसा नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो सोसाइटी उसको नहीं मानेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है, पॉइंट 6 हमारे पास ये है कि जो गवर्नमेंट है अगर उसका उस लैंड के रेवेन्यू के ऊपर कोई मनी का क्लेम है, उसने मनी रिकवर करनी है उस लैंड रेवेन्यू से, और वही लैंड उस पर्सन ने क्लॉज 1 या 2 के तहत सोसाइटी के लिए वक्फ कर दी है, सोसाइटी के ड्यूज के लिए वक्फ कर दी है, तो उस लैंड पे आने वाले जो रेवेन्यू है उस पे पहला हक सोसाइटी का होगा। ठीक है, फर्स्ट चार्ज का हक सोसाइटी रखेगी, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो फिर गवर्नमेंट को दिया जाएगा। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, any entry regarding the charge on immovable property created by the declaration under clause 1, 2 and any variation made there in clause 3। मतलब 1, 2 के तहत आपने कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है और अगर 3 के तहत आपने कोई चेंज उसमें लेकर आए हैं, कोई वेरिएशन लेकर आए हैं, तो सारा रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड ऑफ द राइट्स में मेंटेन किया जाएगा, और ये रिकॉर्ड ऑफ द राइट्स चैप्टर एक्स ए सिंध लैंड रेवेन्यू कोड 1879 के तहत रखा जाएगा। अगर ये कानून वहाँ मौजूद नहीं है तो उस इलाके में जो भी कानून इस हवाले से चल रहा है, लैंड रेवेन्यू के हवाले से चल रहा है या रिकॉर्ड कीपिंग के हवाले से चल रहा है, तो उसकी जो भी प्रोविजन इस हवाले से बात करती है उसके तहत रखा जाएगा। ठीक है, देन 17B जो है वो डील करता है कि मेंबर को कब सोसाइटी से एक्सक्लूड किया जाएगा। तो दो कंडीशंस हैं मेंबर को सोसाइटी से एक्सक्लूड करने के। नंबर 1 ये है कि अगर वो परसिस्टेंट डिफॉल्टर हो,
सोसाइटी के ड्यूज हैं और उसने लिए हुए हैं वो वापस नहीं करा, तो वो जो है फिर डिफॉल्टर है और उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा मेंबरशिप एक्सरसाइज करने से। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि उसने सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई काम किया है, ठीक है, तो तभी उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन एक्सक्लूड करने से पहले उस पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि अपनी सफाई पेश करे, ठीक है, और मैटर को जनरल बॉडी के सामने रखना चाहिए। जब जनरल बॉडी अप्रूव कर देगी अपना मतलब कि मेंबर को एक्सक्लूड करना है या नहीं करना, तो फिर रजिस्ट्रार को अपना डिसीजन सुना दिया जाएगा, कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रार भी जो है ना वो मेंबर को एक्सपेल करने से पहले उसको एक अपॉर्चुनिटी देगा कि अपनी सफाई पेश करे। फाइन। रजिस्ट्रार जो है वो एक्सपल्जन का ऑर्डर देने से पहले ये देखेगा कि सोसाइटी ने इस पर्सन को कोई पैसे या वाजबात अदा तो नहीं कर रहे। अगर सोसाइटी ने कुछ वाजबात अदा करने हैं उस मेंबर को, तो रजिस्ट्रार ऑर्डर देगा कि पहले आप इस पर्सन के पैसे अदा करें, और जैसे सोसाइटी उस पर्सन के जो पैसे अदा करने हैं वो कर देगी, तो उसको सोसाइटी से उसी वक्त एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, या फिर वो उस पर्सन को दे दे या फिर रजिस्ट्रार के अकाउंट पे जमा करा दे, तो उस टाइम से वो पर्सन एक्सक्लूडेड तस्वर होगा। सबसेक्शन 3 के तहत, ठीक है, a membership shall cease to be the member of the society from the date when the expulsion order of the registrar takes effect, ठीक है। यानी कि जैसे ही रजिस्ट्रार ने कोई ऑर्डर पास किया है और अगर उसके कोई वाजिबुल अदा पैसे नहीं है सोसाइटी की तरफ, तो उसी टाइम से वो बंदा एक्सक्लूडेड तस्वर होगा, ठीक है। या फिर जैसे ही सोसाइटी उसको पैसे अदा कर देती है वो तभी एक्सक्लूडेड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर और वो डिफॉल्टर है, तो वो जो प्लॉट उसने परचेज किया हुआ है, ठीक है, प्लॉट जो है उसने लिया हुआ है, उस प्लॉट की जो है ना वो भी कैंसिल हो जाएगा। उसने लिया हुआ प्लॉट भी उसके नाम पर जो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मेंबरशिप तो कैंसिल होगी, उसका प्लॉट भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन लेकिन एक शर्त है, अगर उसने प्लॉट की जो लैंड की कॉस्ट है वो पूरी की पूरी दे दी है और डेवलपमेंट चार्जेस भी देते हैं जितनी जरूरी है, डेवलपमेंट चार्जेस भी देते हैं, तो फिर वो मेंबर एक्सक्लूड नहीं हो सकता। उस पर ये जो है वो थर्ड वाला और फोर्थ वाला जो है वो सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। 17C के वाले से बात किया जा रहा है कि ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट इन अ हाउसिंग सोसाइटी। एक हाउसिंग सोसाइटी में इंटरेस्ट ट्रांसफर हो सकते हैं या नहीं हो सकते या किस तरह होंगे। तो सबसे पहले तो ये बात की जा रही है कि अगर कोई मेंबर है सोसाइटी का और उसके सोसाइटी में कुछ इंटरेस्ट है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में कुछ इंटरेस्ट है, तो अगर वो ये सारे इंटरेस्ट किसी और बंदे को सेल कर देता है, इनहेरिटेंस की बेसिस पे दे देता है, गिफ्ट कर देता है, या किसी भी वजह से ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उस बंदे की मेंबरशिप खत्म हो जाएगी और जिस बंदे को ट्रांसफर हुए हैं उस बंदे की मेंबरशिप जो है ना वो एडमिट कर दी जाएगी। नेक्स्ट पे ये बात कर रहे हैं कि अगर एक मतलब पर्सन है उसने जब अपने इंटरेस्ट ट्रांसफर किए हैं तो वो एक पर्सन को नहीं किए, वो 2 पर्सन को ट्रांसफर कर दिए हैं, तो अब उनमें से मेंबरशिप जो है ना वो किस पर्सन को मिलेगी, ठीक है, और मेंबरशिप विद वोटिंग राइट किस पर्सन को मिलेगी। तो यहाँ 2 चीजें हैं। एक तो ये वो दोनों बंदे जो है ना म्यूचुअल कॉन्सेंट से आगे आ जाए कि म्यूचुअल कॉन्सेंट कर लें कि हमारी तरफ से जो है ना ये बंदा जो है ना ये एक्सरसाइज करेगा वोटिंग राइट्स, ठीक है। या फिर अगर कोई म्यूचुअल कॉन्सेंट नहीं हो पा रही इन दोनों पर्सन में, तो फिर जो बंदा ओल्डर इन एज है, जिसकी उम्र ज्यादा है, उसको मेंबरशिप दी जाएगी विद वोटिंग राइट, और जिस पर्सन की एज कम है उसको मेंबरशिप दी जाएगी विदाउट एनी वोटिंग राइट, राइट। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर एक पर्सन है उसको इंटरेस्ट ट्रांसफर हो गए हैं लेकिन वो अभी कोई छोटा बच्चा है, बालिग नहीं है, ठीक है, या फिर वो डिसेबल्ड पर्सन है, जहनी तौर पे माजूर है, ठीक है, तो उसका गार्डियन, लीगल गार्डियन या नेचुरल गार्डियन, या फिर वो पर्सन जो कि उस डिसेबल पर्सन की मेंटेनेंस का जिम्मेदार है, ठीक है, तो उसको वोटिंग राइट्स और मेंबरशिप के राइट्स मिल जाएंगे तब तक जब तक कि वो माइनर मेजर ना बन जाए, यानी कि वो माइनर जो है, जो बच्चा जो है वो बड़ा ना हो जाए, बलूगत तक ना पहुंच जाए, या फिर दूसरी चीज ये है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उसकी डिसेबिलिटी खत्म हो जाए, तो उसको ये राइट्स मिल जाएंगे। उस बंदे को जो बड़ा हो गया या वो बंदा जो जिसकी जहनी माजूरी खत्म हो गई उसको ये राइट्स मिल जाएंगे, इंटरेस्ट मिल जाएगा। वोट्स ऑफ द मेंबर्स 18 जो है सेक्शन हमारे पास वोट ऑफ द मेंबर से डील करता है। वोट ऑफ द मेंबर कहता है कि ना सोसाइटी में जो एक पर्सन है ना उसका वोट एक ही काउंट होगा इन एवरी अफेयर, ठीक है, लेकिन जो चेयरमैन है ना उसके वोट की हैसियत कास्टिंग वोट पे होगी,
यानी कि सोसाइटी के जो मेंबरान हैं उन्होंने वोटिंग दी और वो वोटिंग 1% 1 वोट के हिसाब से है। लेकिन एक समझ लें कि एक बैलेंस सिचुएशन आ गई। लेट्स से सोसाइटी के 10 मेंबरान है, 5 ने एक साइड पे वोट दिया, 5 ने दूसरी साइड पे वोट दिया, तो ना वो जो चेयरमैन का वोट होगा वो कास्टिंग वोट की हैसियत होगा। ठीक है। अच्छा, इसके वाले और कास्टिंग वोट में ये भी है कि एक साइड पे मतलब 6 है और एक साइड पे 5 है, और अगर चेयरमैन वोट देता है 5 वाली साइड पे तो उसका वोट जो है वो कास्टिंग वोट की हैसियत होगी। ठीक है। उसका वोट डिटरमिन करेगा कि फैसला किस साइड पे जाना चाहिए, उसके वोट की वेटेज ज्यादा होगी आम मेंबर्स के वोट से। Then we have a society which has invested any part of its fund in the share of another society. एक सोसाइटी है, ठीक है, उसने किसी दूसरे सोसाइटी के शेयर में मतलब शेयर लिए हैं या फंड्स में कंट्रीब्यूट किया है, तो वो सोसाइटी जो है वो अपना एक मेंबर या अपने कुछ लोगों को अपॉइंट कर देगी विद वोटिंग राइट्स इन द अफेयर्स ऑफ द अदर सोसाइटी। ठीक है। उस सोसाइटी के अफेयर्स में वो वोट कर सकते हैं जिस सोसाइटी को उन्होंने शेयर किया। Fine. Next 18 a जनरल बॉडी एंड मैनेजिंग कमेटी। तो इस हवाले से क्या है हमारे पास पहला पॉइंट, द पावर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑफ अ सोसाइटी शैल वेस्ट इन इट्स जनरल बॉडी कंसिस्टिंग ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स। तो सोसाइटी को मैनेज करने के जो भी इख्तियारात हैं वो जनरल बॉडी के पास होंगे और जनरल बॉडी में तमाम मेंबरान होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो सोसाइटी है वो उस एक मैनेजिंग कमेटी बनाएगी। ठीक है। सोसाइटी के पास एक मैनेजिंग कमेटी होगी। मैनेजिंग कमेटी जो है वो बायलॉज के मुताबिक अपने पावर्स और इख्तियार को यूज करेगी। अब इस मैनेजिंग कमेटी में जो रजिस्ट्रार है ना वो अपनी तरफ से भी कुछ एक्सपर्ट्स को, एक या दो एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर सकता है ताकि वो सोसाइटी की डेवलपमेंट और प्रॉपर मैनेजमेंट पे नजर रख सके। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, registrar may acquire a society may require a society to obtain approval of its general body in any matter concerning the business of the society before proceeding further into the matter. अब रजिस्ट्रार कुछ अफेयर्स संभाल रहा है सोसाइटी के, तो कुछ बिजनेस के अफेयर्स हैं जो रजिस्ट्रार के पास है, उसने डील करने हैं, तो वो सोसाइटी की जनरल बॉडी के सामने मसले रखेगा, वहां से अप्रूवल आएगी, फिर वो मजीद प्रोसीड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 18 बी डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम बीइंग for being and for voting at an election of the director and manager or other officer of the society. अब ऐसे कौन से हालात हैं जिसमें आप सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनकी वोटिंग कैंसिल कर सकते हो, उनकी वोटिंग नहीं कंसीडर कर सकते। तो यहाँ पे दो बातें हैं कि दो हालात में जो है वो वोटिंग कैंसिल होगी और ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल गजट में जाएगा कि ये पर्सन जो है इसकी वोटिंग मानी नहीं जाएगी सोसाइटी के इलेक्शन में। अगर उसने लोन लिया है, ठीक है, सोसाइटी से लोन लिया उस पर्सन ने, और वो लोन उसने 6 महीने की मुद्दत गुजर गई है, मतलब 6 महीने की मुद्दत गुजर गई है उस डेट को जब उसने वो वापस करना था। ठीक है। या फिर इलेक्शन की डेट आने तक उसने वो वापस नहीं किया, तो वो वोट नहीं डाल सकता। ठीक है। देन हमारे पास क्या है, अगर उसने लोन लिया है सोसाइटी से और वो इंस्टॉलमेंट्स में रीपे कर, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में उसको वापस करना है सोसाइटी को, और लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद 3 इंस्टॉलमेंट्स गुजर चुकी हैं और 6 महीने भी गुजर चुके हैं और उसने वो पैसा वापस नहीं किया, या फिर इलेक्शन सर पे खड़े हैं और उसने रीपे नहीं किया, तो अब वो पर्सन इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकता, वोटिंग में पार्ट नहीं ले सकता, मतलब वोटिंग नहीं कर सकता। 19 बता रहा है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेक्शन 19 बता रहा है रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर और इंटरेस्ट, के सोसाइटी के जो इंटरेस्ट है या शेयर है उन पे क्या रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर करने में। तो आप सोसाइटी के जो भी मेंबरान है ना उन्होंने कुछ भी अपने शेयर ट्रांसफर करने हैं या इंटरेस्ट ट्रांसफर करने हैं तो वो कर सकते हैं सोसाइटी के बायलॉज के मुताबिक, इस एक्ट के रूल्स के मुताबिक। ठीक है। अगर अगर कोई पर्सन है उसने अपने शेयर और इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है जो कि सोसाइटी के कैपिटल में उसके मौजूद है या प्रॉपर्टी में मौजूद है, तो उसकी 2 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। एक ये कि वो शेयर या इंटरेस्ट उसने 1 साल तक रखा अपने पास, मतलब 1 साल से कम का अरसा ना हो, 1 साल से ज्यादा ही गुजर जाए वो इंटरेस्ट रखे हुए। दूसरा ये है कि द ट्रांसफर और चार्ज इज मेड टू द सोसाइटी और टू द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। जो आप ट्रांसफर कर रहे हो या चार्ज दे रहे हो सोसाइटी को ही दे रहे हो या सोसाइटी के मेंबर को दे रहे हो। ठीक है। या उस पर्सन को दे रहे हो जिसने सोसाइटी की मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन दी हो और उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई हो।
तो आप ट्रांसफर कर सकते हो, नॉन मेंबर को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते इन ट्रस्ट शेयर्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको कुछ भी मसला है, कुछ भी पूछना है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो और अगर आपको इनकी स्लाइड्स भी चाहिए तो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी व्हेन यू विल कांटेक्ट मी वाया माय फेसबुक पेज। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। अल्लाह हाफिज।